आज का ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर आपका 10 देखने वाले, इसके हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवा रहे थे। ये जो है चैप्टर हमने 8 और 9 आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 10 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली। इस चैप्टर में हम देखने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले। 2 अंक के क्वेश्चन आपके 2 लिए गए हैं, 3 अंक के 2 क्वेश्चन लिए गए और 5 अंक के 1 क्वेश्चन लिए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। पूरा देखना, आपको समझना है। सबसे पहला आपका चैप्टर जो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है आपका पेपर में वो आ रहा है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी पे फोकस करना कुछ दिन, फिर उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन हमने लिए हैं। सबसे पहला, भूमंडलीय पवनें किसे कहते हैं। तो भूमंडलीय पवनें किसे कहते हैं, ये आपका 2 अंक का ये क्वेश्चन होने वाला है और ये आ सकता है पेपर में। तो भूमंडलीय पवनें कौन सी पवनें होती है, जो वे पवनें जो पूरे वर्ष भर जो है एक वर्ष भर चलती रहती है। ठीक है, किसी एक ही दिशा में, अगर कहे तो पूरब से पश्चिम की ओर पूरे वर्ष भर चलती रहती है, एक तरह से ये मान लो आप। ठीक है, तो वे पवनें पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय पवनें कहते हैं। ये पवनें एक उच्चावच दाब कटिबंध से जो है दूसरे निम्न वायु दाब कटिबंध की ओर जो है नियमित रूप से चलती है। यह मुख्य 3 प्रकार की होती है। इसके 3 प्रकार जो है, एक सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें, इसे पहला प्रकार कहते हैं। दूसरा है पछुआ पवनें, दूसरा प्रकार है, और तीसरा आपका है ध्रुवीय पवनें। तो इसके 3 प्रकार थे। भूमंडलीय पवनें के कितने प्रकार होते हैं, या तो 3 नंबर में आपसे ये भी पूछ सकता है, और इसी में हमने भूमंडलीय पवनें किसे कहते हैं 2 नंबर का ले लिया क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगला क्वेश्चन हमने ले रखा है, जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं। 2 अंक का ये क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और जेट स्ट्रीम होता क्या है, तो ऊपरी जो सबसे ऊपर का भाग होता है सौरमंडल का, उसमें क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति से जो है निरंतर चलने वाले संकरे वायु प्रवाह को जो है जेट स्ट्रीम कहते हैं। इनकी गति कितनी होती है, तो 300 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इनकी गति होती है। ये इनकी स्थिति जो होती है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है, और 5 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होती है। तो जेट स्ट्रीम समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिया गया है, मानसूनी पवनें किसे कहते हैं और इनकी विशेषताएं पूछी गई है। तो मानसूनी पवनें कौन सी पवनी होती है, सबसे पहले मानसूनी शब्द को एक्सप्लेन कर देते हैं हम। मानसूनी शब्द जो है अरबी भाषा के जो है मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु। इसका अर्थ क्या है, ऋतु है। और इसके 3 जो है विशेषताएं कुछ इस तरह से। मानसूनी पवनें वे पवनें हैं जिनकी दिशा में क्या है, मौसम के अनुसार जो है परिवर्तन होता रहता है, यानी मौसम पे डिपेंड करता है ये इनकी जो दिशा है वो किस तरफ होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये ग्रीष्म पवनें ऋतु जो है 6 माह से 6 महीने में जो है, ये 6 महीने तो समुद्र से स्थल की ओर चलती है, और 6 महीने जो है ये 6 महीने जो है ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है। जो ग्रीष्म ऋतु के 6 महीने होते हैं समुद्र से स्थल की ओर चलती है, और शीत ऋतु के 6 महीने वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो दूसरा आपका पॉइंट हो गया इसमें। तीसरा आप इसमें एक्सप्लेन करोगे, इन पवनों को क्या 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला भाग इसका ग्रीष्मकालीन मानसून और दूसरा है शीतकालीन मानसून। 2 भागों में बांटा जाता है, और ये पवनें जो है भारतीय उपमहाद्वीप में चलती है। तो 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मानसूनी पवनें क्या है और इनकी 3 विशेषताएं क्या है। तो मानसूनी क्या है, शब्द एक मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ ऋतु होता है। इनकी 3 विशेषताओं में आप डाल सकते हो, ये जो है मौसम पे डिपेंड करता है, इनका जो भी दिशा होगी इन पवनों की मौसम के ऊपर निर्भर करेगी। दूसरे में डाल सकते हो, ये जो है 6 महीने ग्रीष्म ऋतु में ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है, और शीत ऋतु में 6 महीने ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है। और इसका जो लास्ट मैंने आपको बताया, इसके 2 भागों में बांटा जाता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 प्रकार, और ये भारतीय उपमहाद्वीप में चलती है। तो ये आपके 2-3 पॉइंट हो गए जो आप इनकी विशेषताओं में लिखोगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका चौथा आता है, पर्वत समीर और घाटी समीर में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ये क्वेश्चन जो है 3 अंक में लिया गया है, हालांकि ये देखेंगे आप तो ये आपका जो है 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया कि 3 और ये 5 नंबर दोनों में भी आ जाए तो आप लिख पाओ। तो घाटी समीर क्या है, दिन के समय शांत स्वच्छ
मौसम वेग, वनस्पति हीन, सूर्याभिमुख ढाल तेजी से जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, आप देखोगे समय दिन के समय क्या होता है, जो भी क्षेत्र होता है जो जहां पे वनस्पति नहीं होती है, पेड़ पौधे नहीं होते, जो सूर्याभिमुख है, जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, वो सूर्य की रोशनी पड़ती है जहां पे, और इनको देखोगे तो तेजी से गर्म हो जाते हैं, और इनके संपर्क में आने वाली वायु जो होता है वो भी गर्म होकर क्या ऊपर उठने लगती है। इसका स्थान लेने के लिए घाटी से वायु की ओर चल पड़ती है। दिन में 2 बजे तक इनकी गति जो है बहुत तेज होती है। कभी कभी इन पवनों के कारण जो है बादल बन जाते हैं और पर्वतीय ढालों पर वर्षा होने लगती है। तो कौन सी पवनों की बात की गई है यहाँ पर, जो पवने जो है गर्म हो जाती है किनके संपर्क में आने पर, जहां वो क्षेत्र जहां वनस्पति नहीं है। आप देखोगे अगर सूर्य की रोशनी वहां पड़ेगी तो गर्म तेजी से हो जाएगा। ठीक है, तो वह तेजी से गर्म हो जाते हैं और इनके संपर्क में जो वायु आती है, जो हवाएं आती है, वो भी गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। इसी के कारण कभी कभी यही जो है कभी कभी बादल बन जाते हैं और पर्वतीय ढालों पर वर्षा होने लगती है। पर्वत समीर, आपको घाटी समीर समझ आ गया। पर्वत समीर नीचे है। पर्वत समीर के बारे में जानते हैं तो रात के समय पर्वतीय ढालों की वायु जो है पार्थिव विकिरण के कारण ये ठंडी हो जाती है और भारी होकर जो है घाटी में नीचे जो है उतरने लग जाती है। इससे घाटी का जो तापमान है सूर्योदय के कुछ पहले तक काफी कम हो जाता है, जिससे तापमान का व्यतिक्रमण हो जाता है। सूर्योदय से कुछ पहले इनकी गति बहुत तेज होती है। ये समीर जो है शुष्क होती है। ठीक है, तो ये एक में गर्म की बात की गई है, एक में ठंडे की बात की गई है। ठीक है, एक गर्म होकर जो भाप बन जाता है ऊपर, फिर वो नीचे आता है बादल बन के। एक जो है ये ठंडा होकर जो है भारी बन जाता है, जिसमें एक ये हल्का बन जाता है और ऊपर उठने लग जाता है, एक ये नीचे आने लग जाता है भारी होकर। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देंगे आप पर्वत समीर और घाटी समीर में अंतर। आगे हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये 5 अंक का ये क्वेश्चन है और इसको जरूर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए, साथ ही वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले इस एग्जाम से। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के विकास की अवस्थाओं को आपको संक्षिप्त में विवरण देना है। शीतोष्ण कटिबंध के विकास के बारे में पूछा गया, चक्रवात के विकास के बारे में पूछा गया है। तो इनके कितनी अवस्थाएं हम डिस्कस करेंगे। पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में जानते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो उत्पत्ति है तथा प्रभाव क्षेत्र जो है शीतोष्ण कटिबंधी में ही है। यह चक्रवात उसी गोलार्ध में शीत ऋतु में आते हैं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग के अधिक होने के कारण लगभग सारा जो है साल ये चलते रहते हैं। इनकी उत्पत्ति जे-बजर नीस के ध्रुवीय वातार्ग सिद्धांत के आधार पर जो है समझी जा सकती है। इनकी उत्पत्ति जो है निम्नलिखित अवस्थाएं, इनकी उत्पत्ति के जो है कई सारी अवस्थाएं तो समझते हैं। सबसे पहली अवस्था है आपकी क अवस्था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इनकी उत्पत्ति 2 विभिन्न ताप तथा आर्द्रता वाली वायु राशियों के विपरीत दिशा से आकर मिलने से होती है। इनकी जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, एक तो आपकी 2 विभिन्न ताप है, एक तो ताप तथा आर्द्रता वाली वायु राशियों की विपरीत दिशा से आकर जो है मिलने से होती है। कोरियोलिस बल के अधीन ये पवने जो है एक दूसरे से लगभग समानांतर चलती है। इन दोनों वायु राशियों के बीच जो है वाताग्र स्थित होता है। ठीक है, पहली अवस्था में क्या है, कैसे आपने जाना इनकी उत्पत्ति के बारे में। दूसरी अवस्था देखते हैं। दूसरी अवस्था है अवस्था ख। इस अवस्था में चक्रवात की बाल्यावस्था को दर्शाया गया है। इस अवस्था में उष्ण वायु राशि वाताग्र को धकेलकर शीतल वायु राशि में प्रविष्ट होने का जो है प्रयास करती है और शीतल वायु राशि भारी होने के कारण नीचे आने लगती है। इससे जो है वाताग्र रंग के रूप में परिवर्तित होने लगता है। अब वाताग्र को स्पष्ट रूप से उष्ण एवं शीत वाताग्र में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक उष्ण यानी गर्म, एक शीत यानी ठंडे में बांटा जा सकता है। इन वाताग्र पर उष्ण तथा आर्द्र वायु ऊपर उठने को बाध्य हो जाते हैं, इसलिए आकाश प्राय मेघाच्छिद हो जाता है और वृष्टि होती है। इसकी दूसरी अवस्था थी। और तीसरी अवस्था है इसकी जो है अवस्था घ। इस अवस्था में क्या होता है, चक्रवात की प्रौढ़ावस्था आरंभ होती है। सबसे पहला इसको बताया गया, हम देखें तो यहाँ पे बताया गया सबसे पहले इसका एक आप कहोगे एक बनती कैसे, जन्म कैसे होता है।
दूसरी अवस्था इसकी बाल्यावस्था को दिखाया गया है, और तीसरी अवस्था इसकी जब प्रौढ़ावस्था जो है बताया गया है। यानी एक आप जानते हो सबसे पहले छोटा, बड़ा, ठीक है, फिर सबसे बड़ा। तो एज में हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे एज छोटा एज हो गया, एक आप मिडिल एज के हो गए, एक आपका ज्यादा एज वाला हो गया। तो इस अवस्था में चक्रवात की प्रौढ़ावस्था आरंभ होती है। इस अवस्था में शीतल वायु जो है तेजी से नीचे उतरकर उष्ण वायु को ऊपर धकेलती है, जिससे उष्ण खंड का जो है आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने तीसरी अवस्था देखी। आप जानते हैं इसकी चौथी अवस्था क्या है। इस अवस्था में चक्रवात की प्रौढ़ावस्था पूर्ण रूप से विकसित हो गई है। इसमें जो है शीत वातागर की शीतल वायु को जो है उष्ण वायु ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे उष्ण वायु केंद्र जो है उष्ण वायु केंद्र में स्थापित हो जाती है। परिणाम स्वरूप वहां निम्न वायु दाब जो है केंद्र विकसित होने लगती है, और शीतल वायु तेजी से जो है केंद्र की ओर चलने लगती है। और इसकी पांचवी अवस्था और छठी अवस्था भी है। पांचवी अवस्था में क्या होता है, यह चक्रवात के समाप्त होने वाली पहली अवस्था है, और शीतल वायु उष्ण वायु को तब तक धकेलती रहती है जब तक उसका जो है भूपृष्ठ से जो है संपर्क टूट नहीं जाता, और लास्ट में इस अवस्था में चक्रवात पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है। तो ये इसकी अवस्थाएं थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, और कोई सी भी अवस्था पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि नहीं 2 अवस्थाओं को एक्सप्लेन करें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के, ठीक है। या तो क्वेश्चंस में आ जाए अवस्था ख को करो, अवस्था ग को करो, तो आप जो है इसे पूरा कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चंस बताए गए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वायुमंडलीय परिसंचरण में आपको मेनली चीजें क्या पढ़नी है, पवनों के बारे में पढ़ना है, हवाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको फोकस होना चाहिए, और मौसम प्रणालियां किस तरह से होती है, ठीक है, वो आपको इसके अंदर पढ़ना था। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यही था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे जो है आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसे जो है प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, जिससे जो है हमारी आने वाली वीडियोस जो है आपको रोजाना देखने को मिलेगी। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब हम कोई भी नई वीडियोस डालेंगे। नोटिफिकेशन जब आएगा जब आप जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लोगे बेल आइकन को, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। और चलिए, यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।